नमस्ते। द प्रिंट के सॉफ्ट कवर में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विवेक मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक आजादी 75 क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा है, जिसमें हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन जिन क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई उनके संघर्ष की कहानी है। हमारे साथ विवेक मिश्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने इस पुस्तक को संपादित करने के लिए कैसे काम किया और इस पुस्तक को लाने के पीछे उनका क्या आइडिया था। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर्वप्रथम तो आपके द प्रिंट चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उस पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया। और जहां तक प्रश्न है आपका कि इस पुस्तक को संपादित करने का आइडिया कैसे आया, तो सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक इस अमृत महोत्सव को एक विशेष तौर पर मनाने का आह्वान किया गया उनके द्वारा। तो इसी से प्रेरित होकर मुझे भी लगा कि एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ दायित्व है जिससे हम अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में अपने क्रांतिकारियों को स्मरण कर सकें। तो वहीं से इसकी प्रेरणा मिली। और सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं कि आखिर ये कार्य योजना क्या तैयार हुई, तो ये जो ध्येय था, जो एक अनायास ही जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, इसकी सूचना मैंने सर्वप्रथम श्री रघुहरि डालमिया जी को फोन के द्वारा दी और उनसे मैंने बात की इस विषय पर। तो मैंने विस्तार से इस विषय पर उनसे यह चर्चा की कि सर क्यों ना हम इस अमृत महोत्सव में देश की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिवीरों की शौर्य गाथाओं को एक पुस्तक के माध्यम से हम ला सकें। तो यह उनके मुख से अनायास ही यह निकला कि बहुत ही शानदार विवेक जी, और बहुत अच्छा, अगर यह सफल हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव। सर, आपने जिन 75 लोगों का चुनाव किया है, अलग अलग लोगों से निबंध लिखवाया है, तो इसके चुनाव के पीछे किन क्रांतिकारियों को इसमें रखना है या नहीं रखना है, इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल अभी तक जो इतिहास अधिकतर लिखा गया वो नरम दल के लोगों द्वारा लिखा गया, और उनको ये लगता था कि गांधी नेहरू परिप्रेक्ष्य से ही चीजें ज्यादातर लिखी गई। जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं लिखा गया है, किसी व्यक्ति पर लिखा गया है, तो वो गांधी जी पर लिखा गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जब हम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं, तो नरम दल के साथ साथ गरम दल को हम विस्मृत कर देते हैं। यहाँ तक कि गरम दल में सिर्फ 2-3 क्रांतिकारियों का ही जिक्र आता है, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, इन्हीं कुछ चंद नामों में हम सिमट कर रह गए। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना हम संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों में से उन 75 का जिक्र करें जिनकी शौर्य गाथाओं को बहुत कम जगह स्मरण किया गया है, या वो क्षेत्रीय स्तर पर ही कहीं सिमट कर रह गए। सर, इसमें जो आपने पहला चैप्टर लिखा है तिलका मांझी के बारे में, तिलका मांझी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस पुस्तक के लिहाज से भी देखें तो, बहुत उसमें अच्छे से उनके बारे में लिखा गया है। तो उनको ये आपको आइडिया कैसे आया कि पुस्तक की शुरुआत उन्हीं के कैरेक्टर से करें? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि तिलका मांझी को ही हमने सर्वप्रथम क्यों रखा। क्योंकि मैं आपको जब मैं इस चीज का जिक्र होता है कि आखिर किस नाम को हम सर्वप्रथम रखें और किसको अंतिम रूप दें। तो और दूसरी चीज ये है कि जब इस खोज की शुरुआत हुई, जब हमने खोज करना स्टार्ट किया कि आखिर कौन कौन से नाम हैं जिनका जिक्र हम 75 में करेंगे,
तो हमने विभिन्न वेबसाइट्स, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन 75 क्रांतिकारियों से जुड़ी लोगों से मैंने बात करना प्रारंभ किया कि आखिर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इन इन विषयों पर लिखा है। तो उसमें सर्वप्रथम तिलका मांझी का जिक्र ही क्यों आता है, आपका जैसा कि प्रश्न था। तो हमने एक एक ये हो जाता है ना कि 75 में हम किसको प्रथम रखें, किसको अंतिम रखें। तो उसमें हमने तिलका मांझी को प्रथम इसलिए रखा, हमने सोचा कि हम अगर भगत सिंह को प्रथम रखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं ओछा समझते हैं उस बारे में। तो मैंने एक जन्मवार तरीके से जिनका जन्मदिन पहले आता है उसी को हमने प्रथम रखा, और ऐसे ही क्रमवार तरीके से रखा। क्योंकि एक प्रश्न मेरे जहन में इस बात का ये कौंधा कि इसमें जिन जिन लोगों ने लिखा है वो व्यक्तिगत रूप से अपने किन्हीं का काफी महारत हासिल किया है उन्होंने अपने अपने विषयों में। और प्रत्येक राज्य से मैंने बात की, प्रत्येक राज्य के लोगों से मैंने बात की क्रांतिकारियों पर लेखन के लिए। और इसका इसीलिए मैंने जो है ये सोचा कि अगर इसमें हम किसी बड़े नाम को रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50, 100-100 किताबें लिखी हुई है क्रांतिकारियों पर, तो अगर उनको हम सम्मान देने के चक्कर में उनको पहला नाम रख देते हैं तो फिर अंतिम वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ओछापन महसूस होता है। तो यही कारण है कि मैंने सर्वप्रथम ये सोचा कि हम उन्हीं नामों को एक क्रमवार तरीके से लिखेंगे, जिनका जन्मदिन पहले आता है उनको पहले, और जिनका बाद में उनको बाद। सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे इसमें लगभग सभी राज्यों के क्रांतिकारियों को वो एकत्रित कर लिया गया है, तो इसके जी जी पीछे जी की सोच क्या थी? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि चंद नामों को ही क्रांतिकारियों का दर्जा मिला, और या तो वो विस्मृत कर दिए गए या फिर अपने क्षेत्रीय स्तर पर ही सिमट कर रह गए। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम कर्नाटक की बात करें, क्यों ना हम तमिलनाडु के क्रांतिकारियों की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब की बात भी तो होनी चाहिए क्रांतिकारियों में। तो यही कारण था कि हमने जो है प्रत्येक राज्य के क्रांतिकारियों का इसमें जिक्र करने का एक प्रयास किया। और कुछ नाम छूट गए, उनका जिक्र हम फिर कभी किसी अन्य पुस्तक में या अन्य चर्चा में करेंगे। जैसे सर इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं पुस्तक में वो मुझे बहुत पसंद आए, जैसे कित्तूर रानी चेन्नम्मा, धन सिंह गुज्जर, नीलांबर पीतांबर, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने पहली बार सुना, मैंने पढ़ के सीखा इस पुस्तक से। तो कुछ आप बताना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? जी जी बिल्कुल। कित्तूर रानी चेन्नम्मा एक बहुत बड़ा नाम था, जिसको हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि झांसी की रानी, कर्नाटक की झांसी की रानी थी वो। तो मैं कहूँगा कि झांसी की रानी से पहले भी उनका एक जिक्र आता है कित्तूर रानी चेन्नम्मा का। तो कर्नाटक राज्य में चन्नी कित्तूर, कर्नाटक के कित्तूर में जन्मी रानी चेन्नम्मा। और रानी बनने से पहले वो एक बहुत बड़ी वीरांगना थी। आप ये अनुमान लगाएं कि महज 15 वर्ष की आयु में जिसने ग्रामीणों को बचाने के लिए बाघ से भी लोहा मोल ले लिया था, जिसमें एक जिक्र आता है अपने भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो हम्म। हम ये सुनते हैं कि जो भरत थे, शकुंतला के पुत्र, उन्होंने सिंह के दांत गिने थे। तो उनकी शौर्य और पराक्रम के बल पर ही भारत पड़ा। तो ऐसी ही घटना जो है एक कित्तूर रानी चेन्नम्मा की भी आती है कि वो बचपन में महज जब लगभग 14-15 वर्ष की होंगी, तब उन्होंने बाघ से अपने ग्रामीणों को बचाया था। तो उनके शौर्य पराक्रम को देखकर जो कित्तूर के राजा थे, उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव उनके घर भेजा। और अनायास ही कोई पिता मना कर सकता है एक राजा को। और जब राजा की बात आती है तो वो मान गए। और हर पिता को ये चाहिए कि उसकी बेटी एक राजघराने में जाए और बहुत ही शानदार तरीके से जीवन यापन करे। तो खैर उनका विवाह हो जाता है राजा से। और उसके बाद फिर चूंकि वो कला कौशल के साथ साथ प्रशासनिक कौशल में भी निपुण थी, यही कारण था कि राजा भी प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में उनकी मदद लेते थे और वो सहयोग करती थी।
उसके पश्चात फिर कुछ समय पश्चात राजा का निधन हो जाता है, और उनका एक पुत्र होता है इससे पहले। उसका नाम था रुद्रसर्ग करके नाम था। तो उनका पुत्र रुद्रसर्ग, जो कि बहुत छोटा ही था, और राजा का निधन हो जाता है। उसके पश्चात पुत्र भी कुछ बीमारी के कारण उसका भी देहावसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी राज्य की बागडोर रानी चेन्नम्मा पर आ जाती है। अब एक जिक्र आप ये सुनते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम्म। जिसमें अगर कोई राजा विहीन राज्य होता है तो अंग्रेजों की उसमें एक तीखी नजर पड़ती है, हम्म। उसमें एक कुटिल नजर पड़ती है कि उस अंग्रेजों को लगता है कि ये राज्य भी राजा विहीन राज्य है, इस पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो उन्होंने उसी को फॉलो करने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा कि आप राजा विहीन आपका राज्य है, और हम या तो आप मेरे हवाले कर दें या फिर आप जो है हमारे संरक्षण में आ जाए। तो इससे पूर्व ही रानी चेन्नम्मा ने अपने जो बड़ी रानी थी, राजा की, उनके उनका एक पुत्र था, उसको राजा बना दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज दत्तक पुत्र को भी मान्यता नहीं देते थे। तो हम्म। उसके पश्चात दत्तक पुत्र रानी ने कहा मेरे पास तो राजा है, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी एक भेजी। और आप ये सोचे कि 20 से 25 हजार की सेना से लड़ने के लिए रानी के महज 2,000 सैनिक ही थे। हम्म। और 2,000 सैनिक होने के बावजूद भी वो 2,000 सैनिक 20,000 के सैनिकों पर, जो कि हथियारों से लैस थे, तो उनसे जो है मुकाबला किया और उनको मार भगाया। सर, अब इसमें इसमें आपने एक क्रांतिकारी का जिक्र किया है, धन सिंह गुज्जर। तो जी वो जो धन सिंह गुज्जर का कैरेक्टर है, वो जैसे कि इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो लोग याद करते हैं अपने महापुरुषों को, एक जाति विशेष का। जैसे अभी यूपी इलेक्शन था तो धन सिंह गुज्जर का नाम लिया जा रहा था। इसी तरह जैसे जाति विशेष के महापुरुषों को जब चुनाव आता है तभी सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे मतलब नॉर्मली उनके जो काम को याद नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं याद करते हैं? जी बिल्कुल, इससे मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ कि जाति विशेष या फिर कुछ भी हो, लेकिन क्रांतिकारियों को चाहे स्वार्थवश ही याद किया गया नहीं, हो, मेरा मेरा लेकिन मतलब जाति विशेष से मेरा मतलब ये है कि जैसे जब चुनाव आता है तो वोट पाने के लिए नेता उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंच जाते हैं, ऐसे जैसे कि नॉर्मली उनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक चीजें चीजें हुई नहीं, इतिहास को विस्मृत किया गया। और चाहे चुनाव में ही, मैं फिर से यही कहूंगा कि चाहे चुनाव में ही उनको याद किया जाता है, लेकिन याद तो किया जाता है। दिक्कत उस बात से है कि जब किसी का जन्मदिन होता है, अब ये प्रश्न आपका इस बात से भी रिलेट कर सकता है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तभी हम उसको याद करते हैं। तो खैर, जन्मदिन होता है उस दिन ही याद करें, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस दिन तो स्मरण रहा ना। तो कुछ लोग तो उस दिन भी उस चीज को स्मरण नहीं करते, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि उस बात को वो विस्मृत कर देते हैं, उनके कार्यों को, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को। नहीं, मेरा सवाल ये है ना सर कि जैसे कि कुछ खास लोगों को ही उनके कौशल के लिए याद किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे वो धन सिंह गुर्जर हैं, उनके संघर्ष, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका बलिदान, वो भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे क्रांतिकारी का है। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे ही ऐसी चीजें तो निकल करके बहुत सी सामने आई हैं, लेकिन अनायास ही है, मैं फिर से कहूंगा अनायास ही है, लेकिन याद तो किया जाता है कम से कम। उसी इसी बहाने वो एक अगर एक मूर्ति स्थापित हो जाती है चुनाव के लालच में या फिर वोट पाने के लालच में, किसी किसी भी कारणवश, लेकिन कम से कम उनको अब स्मरण तो किया जा रहा है। अब उस चुनाव की बात। और इस जी पुस्तक में एक और कैरेक्टर है, उदा देवी पासी का। जी जैसे हम लोग रानी, झांसी की रानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उदा देवी पासी भी उतनी ही बड़ी उनका भी उतना ही बड़ा त्याग और बलिदान है जितना उनका है। जी बिल्कुल, लेकिन आप इतिहास की पुस्तकों में इन लोगों का उस लेवल पे जिक्र नहीं पाते हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि
उदा देवी पासी की जब हम बात करते हैं, या बहुत से ऐसे नाम हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू, शायद आपने इनका नाम भी पुस्तक पढ़ने से पहले नहीं सुना होगा। सिद्धू हम्म। कान्हू मुर्मू हुए, रानी गाइदिन्यू की चर्चा तो हम्म। प्रधानमंत्री जी ने की। मैंने मैंने इस के पुस्तक बाद से बहुत से क्रांतिकारियों को पहली बार जाना है। जी बिल्कुल, मैं भी अगर हम बात करें लगभग इस पुस्तक के क्रांतिकारियों के विषय में, तो लगभग 2 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 10-15 नामों में ही सिमट जाता। मुझे भी इन 75 का जिक्र नहीं पता। तो आपका प्रश्न जहां तक था कि उदा देवी पाशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको विस्मृत कर दिया गया, तो उनके योगदान को भी इसमें इस पुस्तक में रखा गया। और जिस प्रकार अन्य क्रांतिकारियों के से संबंधित है, चाहे कित्तूर रानी चेन्नम्मा हो, या फिर शांति घोष हो, रानी गाइदिन्यू हो, वीर टिकेंद्रजीत सिंह हो, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको विस्मृत किया गया और हमने इस पुस्तक में उनका जिक्र किया। और सर, कोई ऐसा जो कैरेक्टर जो इस 75 लोगों में से है जिनके बारे में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन सर तो मैं आपको चाफेकर बंधु के विषय में बताना चाहूंगा। जी चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के वीर हुतात्माओं में से एक है। और चाफेकर बंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 3 भाई थे, और तीनों ने मातृभूमि की ओर, मातृभूमि को सर्वस्व होम कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। और उसका कारण ये था कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम कोविड महामारी से हम उभरे हैं। तो एक एक प्रश्न एक ये आता है, उसमें लोग बड़े वेत्ता, जो भी इतिहास के वेत्ता हैं, वो ये कहते थे कि 100 साल बाद, प्रत्येक 100 साल, 100 वर्ष पश्चात एक महामारी आती है। तो कोविड से पहले 100 साल जब हम बात करते हैं तो प्लेग आया था। प्लेग का जिक्र आता है कोविड के साथ में, इससे पहले, कोविड से पहले प्लेग आया था। तो जब हम प्लेग की बात करते हैं तो 1896 के आसपास प्लेग नामक महामारी आई, और उस दौर में इतना विकराल रूप धारण किया था, बिल्कुल कोविड 19 की तरह। और उसमें अंग्रेजों को एक प्लेग कमिश्नर तक तय करना पड़ा। प्रत्येक राज्य में प्लेग कमिश्नर का उनको चयन करना पड़ा। ऐसे ही पुणे महाराष्ट्र में एक प्लेग कमिश्नर थे, रैंड। तो रैंड नामक प्लेग कमिश्नर थे, उनको प्लेग महामारी रोकने के लिए रखा गया। लेकिन उनकी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं दमनात्मक नीति थी। जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ था उस कार्य पे वो फोकस नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ दमन करने का कार्य कर रहे थे, लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे थे। और एक चीज ये भी थी कि उसकी, उस महामारी का इलाज खोजने के बजाय, इलाज करने के बजाय, सहूलतें देने के बजाय, वो उस महामारी से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता, उसको वो गोली मार देता। तो इससे आहत होकर जो चाफेकर बंधु थे, उन्होंने रैंड की हत्या करने का प्रयत्न किया, और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हुए। और उसके बाद फिर उन तीनों भाई उसी उसी घटना चक्र में सम्मिलित सम्मिलित हुए, और तीनों भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक बड़ा जिक्र मैं इस पे ये करना चाहूंगा कि जब तीनों भाई की शहादत हो गई, तीनों भाई बलिदान हो गए, मातृभूमि की सेवा में अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसके पश्चात उनकी माँ से मिलने मार्गरेट नोबल, जिनको विवेकानंद जी ने नाम दिया भगिनी निवेदिता। तो हम्म। भगिनी निवेदिता जी उनकी माँ से एक ढांढस बनाने, जैसे कि उनको गई, गई थी। तो गई थी, तो उन्होंने भगिनी निवेदिता ने कहा कि बहुत कष्ट हुआ और ये है, वो रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये आंसू मत गिराओ, क्योंकि आंसू गिराने से मेरे पुत्रों को कष्ट होगा, और हमारे पुत्रों ने, हमारे जो वीर पुत्र थे, उन्होंने आहुति ही इसीलिए दी थी कि वो दलितों, शोषितों और जो पीड़ित हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षार्थ उन्होंने बलिदान किया था। तो आंसू बहाकर उनके बलिदान को व्यर्थ मत। तो ये एक बड़ा दुर्दांत एक घटना हो जाती है, कि जिसमें ये कहा गया कि 3 पुत्र खोने के बावजूद भी उस माँ के आंसू नहीं निकले।
तो जी एक बात हो जाती है। और एक जिक्र मैं ये करना चाहूंगा कि जब उनके बड़े भाई दामोदर की फांसी हो गई, उसके लगभग 1 या 1.5 साल बाद जब उनके छोटे भाई और उनके मझले भाई जेल में बंद थे, तो जो मझले भाई थे, जब छोटा भाई की पहले फांसी हुई 8 मई को, जहाँ तक मुझे याद है 8 मई 1899 को उनके छोटे भाई की फांसी का दिन आया, तो उनके जो मझले भाई थे वो उन्हीं की कोठरी के सामने से वो गुजरे। तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई आशीर्वाद दो कि मैं अगले जन्म में भी आपका ही भाई बन सकूं, बनूं, बनकर वापस लौटूं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बड़ा भाई उत्तर क्या देता है? वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो बड़ा लोग रुद्रावस्था में रुग्ण हो जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। लेकिन वो बड़े भाई गए, अरे छोटे चल, कोई नहीं, तू चल, मैं भी आ रहा हूँ जल्दी। तो इसका रीजन ये था कि 8 मई को उनको फांसी होनी थी छोटे भाई को, मझले भाई को फांसी होनी थी 12 मई को। ये घटनाएं जो है कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त हैं। और इन घटनाओं, इन शौर्य गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य इस पुस्तक के माध्यम से किया गया। विवेक जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और इस पुस्तक को संपादित करने के लिए भी शुक्रिया। इसमें बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी है जिसे आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितना इस देश को आजाद कराने में त्याग, बलिदान और तपस्या की है। आप देख रहे थे द प्रिंट का सॉफ्ट कवर। अगले अंक में हम किसी और पुस्तक के साथ, किसी और संपादक के साथ मुखातिब होंगे। देखते रहिए द प्रिंट।